सुप्रभात। पुनः हिंदी की कक्षा में निरंतर उसी क्रम में वर्ण विचार की अगली कड़ी में हम आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो स्वर वर्ण पढ़ा, स्वर वर्णों को देखा कि स्वर वर्ण 11 प्रकार कैसे बन रहे हैं, उसमें अयोगवाह को हम अलग रखे हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर वर्ण विचार में वर्णों के 3 प्रकार देखे गए थे। वर्ण के 3 प्रकार में आप देखेंगे कि किस प्रकार से स्वर का गठन हुआ था। स्वर में ह्रस्व देखा गया, 4 प्रकार के दीर्घ देखे गए, 7 प्रकार के और प्लुत उच्चारण के आधार पर ये जो है 3 प्रकार यहाँ पर दिखाई दिया। इसके बाद अगले क्रम में हम व्यंजन वर्णों की चर्चा आपसे करते हैं। व्यंजन वर्णों की चर्चा करते हुए हम यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि व्यंजन वर्ण कैसे व्यवस्थित हैं और क्या उनका क्रम है। सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पर जो भी व्यंजन वर्ण दिए जाएंगे वे किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ देखिए, व्यंजन वर्ण में मैंने बताया था व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण में स्पर्श, जब हम लोग प्रयत्न पढ़ेंगे तो प्रयत्न 2 प्रकार के पढ़े जाते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। मैं यहाँ थोड़ी सी बात स्पष्ट कर दूं, हम इसलिए चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं कि अगली चीज़ जो पढ़ी जाएगी कैसे होगी, कि आपका माइंड बना रहे कि आगे क्या है, आगे की दुनिया कैसी है। देखिएगा, प्रयत्न जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रयत्न 2 प्रकार के, प्रयत्नश्च द्विधा, प्रयत्न 2 प्रकार के। कौन कौन से प्रयत्न? बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर, या अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वह आंतरिक प्रयत्न होता है। बाह्य प्रयत्न जो मुख से बाहर निकलने में प्रयत्न किया जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि किसी वर्ण के उच्चारण में व्यक्ति अंदर से तो सोचता है बोलने के लिए, लेकिन जिह्वा इत्यादि जब सहयोग नहीं करते उच्चारण अवयव, तब हम कोई चीज़ का उच्चारण सार्थक रूप से नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य प्रयत्न 11, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, तन्दात, स्वरित करके ये 11 प्रकार बनाए गए। बात करेंगे उस पर, लेकिन हम बता दें यहाँ क्यों हमने चर्चा किया। स्पर्श व्यंजन में स्पृष्ट प्रयत्न जितने होते हैं वे स्पर्श व्यंजन के प्रकार होते हैं, वहाँ पढ़ाएंगे बताएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि व्यंजन का पहला रूप है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आप देखिएगा कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वे जो है यहाँ इनकी संख्या 25 होती है, 25। कौन कौन होते हैं? क से मां तक, का आदयो मां ओसाना स्पर्शा। ऐसा कहा जाता है कि स्पर्श व्यंजन जो भी होते हैं का से शुरू होकर के मां तक जाते हैं। तो का आदयो मां ओसाना, का से लेकर के मां तक के जो व्यंजन होते हैं वे जो है स्पर्श व्यंजन के भाग होते हैं। इसके बाद आप देखिए, स्पर्श व्यंजन के बाद जो है आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के पहले देख लीजिए अंतस्थ है। अंतस्थ व्यंजन जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। तो
तो कौन कौन से में देखिए, य व र ल, ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये आंतरिक उच्चारण के आधार पर कहे गए हैं। स्पर्श जो कहा गया था, जिह्वा स्पर्श करती थी उच्चारण अवयवों का, इसलिए स्पर्श कहा गया। और जो व्यंजन वर्णों में ये अंतस्थ कहा गया, अंतस्थ आंतरिक उच्चारण होता है। इसी आंतरिक उच्चारण के कारण ही, क्योंकि आपने स्वर की परिभाषा जब पढ़ा तो एक परिभाषा ये भी पढ़ा कि जब फेफड़े से आवाज़ निकलती है और निर्बाध रूप से बाहर चली जाती है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जब आंतरिक आवाज़ निकल रही है तो इसीलिए ये बीच से निकलती है, इसलिए स्वर व्यंजन के बीच की कड़ी भी कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं। लेकिन यहाँ जो अंतस्थ है वो अंतःकरण से आवाज़, यहाँ पर अंतस्थ से अंदर से आवाज़ आने, गले के अंतिम भाग से आवाज़ निकलने के कारण य र ल व ये चार जो है आपके अंतस्थ आते हैं। हम एक चीज़ स्पष्ट कर दें आपसे कि यहाँ जो हम लिखते हैं उसका क्रम वर्णमाला के क्रम में नहीं लिखते हैं, हम य व र ल ही लिखते हैं, जबकि य र ल व होता है, क्योंकि जो व्याकरणिक गठन किया गया था, जहाँ सूत्रतः दिया गया है वहाँ वैसे ही है, इसलिए यहाँ पर य र ल व आपकी जानकारी के लिए हम व्यवस्थित कर दे रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग इस पर भी टिप्पणी शुरू कर देंगे। तो य व र ल और व, ठीक है, ये चार जो है आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद बच्चों आता है भाइयों कि ये स्पर्श, अंतस्थ और फिर आ गया ऊष्म। ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण के समय उच्चारण अवयवों में रगड़ के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। उच्चारण अवयवों में रगड़ के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा का अर्थ क्या होता है? गर्माहट। वहां पर ऊष्म व्यंजन वर्ण होता है। जैसे आप स स ह, तो आप देखेंगे एक बात यहाँ पर हम छोटी सी आपको ट्रिकी बता देंगे, जिससे आप वर्णमाला में जिंदगी भर यह जानते रहेंगे कि कैसे किस स का प्रयोग पहले करते हैं और किस स का प्रयोग बाद में करते हैं। जब तीनों स ह ये इसमें आप ऊष्म में देखते हैं, और ये भी, इसके भी अगर प्रकार देख लें तो ये भी आपके चार प्रकार के ही होते हैं। तो ये आपका ऊष्म व्यंजन भी चार प्रकार का। यहाँ एक बात हम बता दें आपको, एक ऐसा योगासन है जिसमें ये स एक ही तरीके से एक ही क्रम में व्यवस्थित हैं। जैसे ये वर्णमाला में आए हैं वैसे ही ये वहाँ भी व्यवस्थित हैं। उस योगासन का नाम है शीर्षासन। उस योगासन का नाम है शीर्षासन। शीर्षासन में देखिए, शीर्षासन सिर के बल किया जाने वाला आसन। जो लोग करते हैं उनके बाल उग जाते हैं। अब हमने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, इसलिए देखिए शीर्षासन में ये सा पहले आया है, ये सा बाद में आया है, ये सा उसके बाद में आया है। इसको आप लोग देखें कि ये तालव्य सा, ये तालव्य सा कहा जाता है। ये मूर्धन्य सा कहा जाता है, मूर्धा सा। और ये सा जो होता है वह दंती सा कहा जाता है, दंत सा। ठीक है, आपको हम बता दें कि जब आप उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों की व्यवस्था पढ़ेंगे, तो आप यह देखेंगे कि तालव्य सा में ईचु यसा नाम तालु, जो यसा नाम में जो सा की बात की जा रही है वह इसी सा की बात की जा रही है, जिसे तालव्य सा कहेंगे। इसके बाद मूर्धा सा जो यहाँ मूर्धा से उत्पन्न होता है, टंकार उत्पन्न होता है, जैसे ट ठ ड ढ का उच्चारण होता है, तो ऋतु रसा नाम, वहाँ पर रस स का जो उच्चारण होगा वह मूर्धा का होगा। और ऋतु ला में लिरी, ये ऋतु मतलब ता वर्ग के साथ जब आप पढ़ेंगे ऋतु लसा नाम दंत, तो यहाँ पर जो ये सा होगा वह दंत के रूप में यहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो जब पढ़ाएंगे तो सूत्रता बता देंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए इन तीनों स की व्यवस्था यही है। इसके बाद आप देखिए यहाँ आकर के हम लोग देखते हैं
ये हो गया आपका स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। और एक अंतिम वाली व्यवस्था देख लीजिए कि संयुक्त। संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं, लास्ट में आपके आते हैं संयुक्त। संयुक्त में भी 4 हैं, संयुक्त में भी 4 हैं, हम इन्हीं इसी कलम से लिख देते हैं, छ, त्र, ज्ञ और अंतिम में है स्र। छत्र, ज्ञ और स्र, यह मिला करके 4 संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, संयुक्त वर्ण कैसे हैं? 2 वर्णों के मेल से बने, इसलिए कौन कौन से 2 वर्ण हैं ये भी हम आपको बताते चलें। देख लीजिए, क के साथ स का गठन किया गया तो ये छ हो गया, ता के साथ र का गठन किया गया तो त्र हो गया, और ज के साथ इया का गठन किया गया, इया है ये, मान न समझिएगा, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, इया का गठन किया गया तो ये जो है आपका ज्ञ हो गया, और इस सा के साथ र का गठन हुआ तो ये स हो गया, श्रवण वाला स। वर्तनी शुद्धिकरण जब पढ़ाया जाएगा तो एक बड़ा प्यारा सा शब्द आता है श्रृंगार। श्रृंगार लिखने की विधि और शुद्धता यही है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर ये जो 2 लाइन खींच देते हैं लोग, वो गलत होता है, शुद्धतम रूप यही है। तो यहाँ पर देखिए, त और र के मिलने से त्र, क और स के मिलने से छ, ज और इया के मिलने से ज्ञ, और स और र के मिलने से स्र बनता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 25 ये होते हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जब पढ़ते रहे हैं तो 33 व्यंजनों की बात पढ़ते रहे हैं। आपके पठन पाठन में 33 प्रकार के व्यंजनों की बात पढ़ाई में सामने आई है। तो पढ़ाई में जब 33 प्रकार आए तो कौन कौन? तो एक ये आया है 25, यहाँ पर हुआ है 25, प्लस 4 अंतस्थ के आए हैं, प्लस 4 ऊष्म के आए हैं। मूलतः यही व्यंजनों की व्यवस्था देखी गई है। जो संयुक्त है वो तो 2 व्यंजनों से मिलकर बन रहा है, उसकी व्यवस्था यहाँ व्यंजन माना गया, उसे स्पेसिफिक व्यंजन वर्ण माना गया है, लेकिन उसे इसमें समाहित कर देना, इन 33 में समाहित करके देख लेना, ये संभव नहीं था, इसलिए उसे अलग रखा गया। तो आप देखेंगे कि 25, 4, 29, 4, 33, यही टोटल मिला करके 33 प्रकार के व्यंजनों की बात की गई है। 11 प्रकार के स्वर, यहाँ 33 प्रकार के व्यंजन, प्लस 4 प्रकार के संयुक्त वर्ण। और अब देखिए आगे की बात, तो आगे की बात में हम कर लेते हैं, ये सब हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, आप क्योंकि स्थान बनाते हैं। और देखिए, ठीक है, आइए, जिससे स्पष्टता बनी रहे, स्पष्टता के लिए हमने ये किया कि थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में दिखे। तो स्पर्श हो गया, अंतस्थ हो गया, ऊष्म हो गया, संयुक्त हो गया। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, मिला करके 33, लेकिन इसके बाद 4 संयुक्त जुड़ जाते हैं। अब देखिए, एक बात हम बता दें, 2 किताबों में अलग अलग मतभेद है वर्ण व्यवस्था में, लेकिन वर्ण ये देख लीजिए कि ये वर्ण विचार जो दिया गया है, इसमें आपको पूरी क्लियरिटी हम देंगे। 2 शब्द और 2 वर्ण और मिलते हैं, वे 2 वर्ण कौन से हैं? जिनको द्विगुण कहा जाता है या उच्छिप्त कहा जाता है। जीवा तुरंत बोल जाती है उसको, इसलिए उच्छिप्त कहा जाता है, और वो ड के रूप में भी प्रयोग होते हैं और ढ के रूप में भी, जैसे गुणा लिखते हैं, और आप जो है गुणा लिख दें, या मान लीजिए ड में डमरू लिख दें, तो ड भी हो गया, ड़ा भी हो गया। तो इस तरीके से आप वहाँ देखेंगे तो जो 2 और शब्द हैं, स्पर्श के ही भाग हैं, वो इस तरीके से भी लिखे जाते हैं और इस तरीके से भी लिखे जाते हैं। इनको द्विगुण कहा जाता है, इनको द्विगुण कहा जाता है, और या इन्हीं को उत्क्षिप्त कहा जाता है। उत्क्षिप्त कहा जाता है।
उत्क्षिप्त इसलिए कहा जाता है कि जिह्वा तुरंत उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, बोल देती है, इसलिए यहाँ पर उत्क्षिप्त कहा जाता है। और द्विगुण, इनमें दो गुण होता है, ये ड के रूप में भी और ढ के रूप में भी, दोनों गुणों के आधार पर प्रयोग होते हैं, तो इसलिए दो ये भी हैं, लेकिन इनको अभी अलग रखिए। अब इसमें आगे आइए, तो आगे आप आएंगे, देखेंगे अयोगवाह। अयोगवाह में आप देख लीजिए, जो आ के योग में सदैव विद्यमान हूं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार ये है अंग और विसर्ग आपका है अह। अनुस्वार और विसर्ग, यहां पर अनुस्वार और विसर्ग जो है वह टोटली आ के योग में जो विद्यमान हो वह अयोगवाह है। तो अयोगवाह की संख्या कितनी हो गई? 2। अब मैं आपको बता दूं वर्ण टोटल कितने थे? 52। 11 प्रकार के स्वर हमने बताए, इनमें 2 अगर जोड़ दें, कौन? अयोगवाह के, तब जाके 13 होते हैं। प्रश्न जब भी आ जाए कि स्वर वर्णों की संख्या, निम्नलिखित में से स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, आप 11 प्रकार लगा दीजिए। अगर कंडीशन 11 की नहीं है, 13 की है, तब आप 13 दीजिए, अन्यथा 11 लगा के आगे बढ़िए। तो यहाँ देखिए 11, 2, 13 ये हो गया। अब व्यंजन में आइए, तो व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, ये मिला करके और 4 संयुक्त को मिला लें, तो देखिए 25, 4, 29, 4, 33, 33, 4, 37। देखिएगा, ठीक है। अब 2 द्विगुण व्यंजन भी इसमें सम्मिलित कर लीजिए। ये जो 2 द्विगुण व्यंजन दिए गए हैं इनको, तो यहाँ देखिए क्या क्या है। अब हो गया 37, ये प्लस 2, ये हो गया टोटल 39। कौन कौन हुए देख लीजिए। स्पर्श, यहाँ पर कौन हुआ? यहाँ अंतस्थ, यहाँ पर कौन हुआ? यहाँ ऊष्म, यहाँ पर कौन हुआ? संयुक्त, और संयुक्त के बाद ये 2 द्विगुण व्यंजन मिला करके 39 बन गए। 2 ये जो है अयोगवाह के भाग हैं, अयोगवाह के भाग हैं। 11 स्वर हैं। अब टोटल खुद ही गठन करके जोड़ लीजिए, आपका उत्तर मिलेगा 52। यही 52 स्वर की व्यवस्था है, इससे इतर कुछ नहीं है। जो 11-13 का कन्फ्यूजन है उसमें 11 करिए, अगर 13 का ऑप्शन है तो 13 करिए, तब ये मान लीजिए, क्योंकि ये भ्रांति बनी हुई है। और 11 प्रकार आप मान के चलिए। कई किताबों में देखने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि 11 प्रकार ही स्वरों की मूल प्रकार है और 11 को ही स्वर मूल स्वरों के रूप में स्वीकार किया गया। तो यहाँ देखिएगा, आपका 11 प्रकार स्वर है, 2 अयोगवाह है, 25 स्पर्श है। स्पर्श व्यंजन के साथ 2 व्यंजन 2 और जुड़ जाएगा, टोटल यहाँ 27 हो जाएगा। और 4 ये है, 27, 4, 31, 31, 4, 35, 35, 4, 39, 39 में 13 जोड़ दीजिए, 52 आ जाएगा। ये टोटल आपकी वर्ण व्यवस्था रही। अब हम आगे जो बात बताने के लिए आपको तत्परता दिखा रहे हैं वह यह कि स्वरों का कैसे कैसे क्रम व्यवस्थित किया गया है। तो आपको आशा करते हैं कि इतनी बात पूरी समझ में आई होगी। अब हम आगे की बात आपको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे स्वरों की व्यवस्था हुई है। अब अगला स्टेप होता है हमारा कि स्वर का निर्धारण, स्वरों का निर्धारण।
विभिन्न क्रमों में देखा गया है। तो स्वरों का निर्धारण कैसे किया गया है, स्वरों का प्रयोग कैसे किया गया है, स्वरों का निर्धारण। अब इसको हम यह कह लें कि स्वरों के प्रयोग की विधि क्या क्या है। तो पहला जो देखा गया है वह मात्रा के आधार पर निर्धारण किया गया है। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर जो स्वरों का निर्धारण किया गया है वह वही किया गया है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा। मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वह अ, ई, उ और री, ये चार प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं वह आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सात प्रकार के होते हैं। और प्लुत स्वरों का कोई प्रकार का गठन नहीं किया गया है, केवल इनमें उदाहरणों को गठन करके दिखा दिया गया है। तो मात्रा के आधार पर यह देखा गया कि तीन प्रकार के स्वर दिखाए गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आप लोग इसको देखिए, समझिए। आइए देखते हैं स्वरों के निर्धारण में दूसरा क्रम क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं कि स्वरों के निर्धारण में दूसरा क्रम क्या है। तो स्वरों के जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का निर्धारण। जिह्वा मतलब जीभ, जीभ का प्रयोग करके किस प्रकार से स्वरों का निर्धारण किया गया है। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का निर्धारण। तो इसमें भी तीन प्रकार है। नंबर एक, अग्रस्वर, जिसमें ई, ए का गठन किया गया है। चलिए देखिए, ए का गठन किया गया है। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर कहीं कहीं नहीं मिलता है देखने को। अब मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, किताबों का मतभेद। विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न तरीके की बात आपको पढ़ने को मिलेगी। आप देखेंगे कहीं कहीं इस मध्य स्वर को न लेते हुए इसी स्वर आ को इसी का भाग बना दिया जाता है। अर्थात मध्य स्वर जहाँ नहीं है तो आ जाएगा कहाँ, जहाँ मध्य स्वर की चर्चा ही नहीं है। मध्य स्वर का मतलब समझिए, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, आ, तो इस तरीके से बोल करके जब करते हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित होने वाले स्वर अग्र स्वर कहलाएंगे, मध्य भाग से उच्चरित होने वाले स्वर मध्य स्वर कहलाएंगे, तथा पश्च भाग से उत्पन्न होने वाले या उच्चरित होने वाले जो स्वर होंगे वह पश्च स्वर कहलाएंगे। तो यहाँ देखिए, जहाँ पर इस मध्य स्वर का गठन ही नहीं किया गया था, जब यह कहा गया कि मध्य स्वर कुछ है ही नहीं, जबकि ये यूपी SSSC की परीक्षा में एक बार पूछ लिया गया कि जिह्वा के मध्य भाग में उच्चरित स्वरवर्ण है निम्नलिखित में से कौन। अब जब ये व्यवस्था आई तो जब उसका उत्तर आया, लोगों ने ये भी गठन करना शुरू कर दिया। और इसमें आज जो है, आज के दिन में इस तरीके से व्यवस्थित है कि अग्रभाग के स्वर इन्हें माना जाता है, मध्य भाग का स्वर इन्हें माना जाता है। अब जो
तीसरा है आपका, वह है कि पश्च भाग का स्वर, जिसको हम पश्च स्वर कहेंगे। चलिए, पश्च स्वर में देखिए, आ है, ऊ है, ऊ है, ओ है और औ है। ये जो स्वर हैं ये आपके पश्च भाग के स्वर के अंतर्गत आ रहे हैं और यही पश्च भाग के आपके स्वर वर्ण कहे गए हैं। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर भी आप देखेंगे तो यह 3 प्रकार के हैं। आप इसका शॉर्ट आउट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि जिह्वा के आधार पर किस प्रकार से स्वरों का गठन हुआ है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्रम हम ध्यान करते हैं। अगले क्रम में व्यवस्थित रूप से देखते हैं कि क्या है और स्वरों के निर्धारण का अगला सोपान क्या है। तीसरा सोपान, होठों की आकृति के आधार पर। तीसरा है ओष्ठ आकृति के आधार पर। अब देखिए, ओष्ठ आकृति के आधार पर यह देखा गया कि 2 प्रकार की बात की गई। एक अवृत्ताकार, जिसको हम लोग अवर्तुल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग अवर्तुल भी कहते हैं। और दूसरा देखा गया कि वृत्ताकार, जिसको हम लोग वर्तुल कहते हैं। देखिए, वृत्ताकार का मतलब जब ओठ उच्चरित हो तो उसी तरीके से वृत्ताकार स्थिति में बन जाए, वृत्ताकार आधार पे वह व्यवस्थित हो जाए। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्तुल और अवर्तुल क्या है, यह भी वही वृत्ताकार अवृत्ताकार का रूप है। यहाँ पर एक प्रकार और समझ में आता है कभी कभी, उसे बाद में पूछा गया था, मैं स्पष्ट कर दूं, वो है अर्ध। तीसरा मान लीजिए इसको अर्धवृत्ताकार। ये पूछा गया है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मुझे ध्यान आ गया कि ये तो बहुत जरूरी है और प्रश्न भी ऐसे ही उठते हैं। तो अर्धवृत्ताकार जो भाग है उसमें केवल एक वर्ण आता है आ। अर्धवृत्ताकार में केवल एक वर्ण आता है, वो आ है, दीर्घ आ। यह प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से ओष्ठ की आकृति या ओठों की दशा के आधार पर बोले जाने वाले स्वरों में अर्धवृत्ताकार स्वर है। कई ऑप्शन दिए गए, उसमें आ जो है वो अर्धवृत्ताकार है। वृत्ताकार देख लीजिए, वृत्ताकार में ऊ है और ऊ है। इसको बोलकर देख लीजिए, समझ लीजिए, ऊ ऊ, ओ औ। ये 4 जो है इसमें आएंगे, ओ है और औ है। ये 4 आपके इसमें आएंगे, जिसमें हम इसलिए इधर से लिखना शुरू किए कि आपको बता दें, जिससे स्पष्ट रहे कि समझने के क्रम में कहाँ से कैसे समझा जाए। लिखने के क्रम में तो हम लिख दिए, लेकिन समझने के क्रम में कैसे समझा जाए। तो समझने के क्रम में वृत्ताकार जब देखा गया तो ऊ और ऊ होंठ की दशा, होंठ की बनावट के आधार पर, ऐसा भी पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि होंठ की बनावट के आधार पर निम्नलिखित में से
अर्धवृत्ताकार स्वर है। प्रश्न में कई ऑप्शन, चार ऑप्शन में से आ जहां मिले वहीं टिक कर दीजिए, सही है। यहां देखिए वृत्ताकार में आप देखिए वर्तुल में जो दिया गया है, हाँ इसको वर्तुल देख लीजिए, ठीक है। वर्तुल में देखिए उ और उ और औ ये 4 आएंगे। अब बात आता है आवृत्ताकार या आवर्तुल में, बचे हुए जो हैं आ, ई, बड़ी ई, ठीक है, ए, ऐ, ये आपके आवृत्ताकार स्वर कहे जाएंगे। तो होंठ की बनावट के आकृति के आधार पर या होंठ की बनावट के आधार पर, किताब में तो बनावट ही लिखा है, हमने आकृति गठन कर दिया, लेकिन देखिए कि होंठ की बनावट के आधार पर 3 प्रकार के यहाँ पर स्वर दिखाए गए। आवृत्ताकार, आवर्तुल जिसके अंतर्गत ये 5 आ जा रहे हैं, और वृत्ताकार जिसके अंतर्गत ये 4 आ जा रहे हैं, और अर्धवृत्ताकार जिसके अंतर्गत यह 1 स्वर आ रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप 3 स्टेप तक पढ़ लिए। अब हम अगले स्टेप की ओर चलें तो यह देखेंगे कि किस तरीके से और प्रकार बने हुए हैं। तो और प्रकार का गठन देखने के लिए हम इनको पहले इरेज कर दें। चलिए, स्वरों के निर्धारण के अगले क्रम में, अगले सोपान में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अगला सोपान आपका आया है। अगले सोपान में मुख नासिका के प्रयोग के आधार पर, मुख नासिका के मुख नासिका के प्रयोग के आधार पर ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा कि मुख नासिका वचनों अनुनासिका, कहते हैं मुख और नाक से बोलने वाले वचन ही अनुनासिक कहे जाते हैं। पहली बात, यहां पर 2 प्रकार हैं, नासिक्य और अनासिक्य। ये है तो बड़ा आसान, बड़ा ही सहज है। नासिक्य में जैसे जिनमें चंद बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और अनासिक में जब सामान्य दशा में लिखे जाते हैं। बस इसमें यही इतना समझना, नासिक और अनासिक, बस इतना ही आपको ध्यान करना है, इतना ही आपको समझना है, इतना ही आपको जानना है कि जो नासिक में चंद बिंदु का प्रयोग हो, अनासिक में चंद बिंदु का प्रयोग ना हो। बस ये बहुत साधारण सी बात रही। आगे देखते हैं हम यथाक्रम 5वें नंबर पे। अभी एक मुख्य प्रकार आपका बचा हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। इस पे चलिए, 5वां प्रकार, उच्चारण अवयवों के आधार पर स्वरों का प्रयोग। उच्चारण अवयवों के आधार पर। देखिए भाई, उच्चारण अवयव आप देखेंगे कि कंठ, ताल, मूर्धा, ये सब उच्चारण अवयव हैं, उच्चारण के भाग हैं। जिह्वा उच्चारण का पार्ट है, यह भी उच्चारण का अवयव ही है। तो आइए देखते हैं क्या है, कैसे है। पहला है कंठ। कंठ के आधार पर स्वरों का जो गठन किया गया है वह यह किया गया है,
अ और अह। अकुह विसर्जनी नाम कंठ है। यहाँ कहते हैं अ और अह का जो उच्चारण है वो यहाँ कंठ से हो रहा है। दूसरा देखिए तालु। तालु का जो उच्चारण स्थान कहेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर, तो वहाँ पर देखिए ई और ई। तीसरा देख लीजिए मूर्धा। मूर्धा से री का उच्चारण होता है। चौथा देख लीजिए ओष्ठ। चौथा देखिए ओष्ठ का उच्चारण के लिए बात करेंगे कि ओष्ठ, तो ओष्ठ में जो है ऊ ऊ, ये ओष्ठ के विषय हैं, ओष्ठ के उच्चारण अवयव हैं। पांचवा देखिए कंठ और ओष्ठ। जहां कंठ और ओष्ठ दोनों का होता है ओ और औ। एदैतो कंठ तालु, ओदैतो कंठ ओष्ठौ। और आप देखिए कंठ प्लस तालु का प्रयोग जब किया जाता है तो ए और ऐ का गठन होता है। यहाँ देखिए अकु विसर्जन नाम कंठ, ईचु ऐसा नाम तालु, रीटु रसा नाम मूर्धा, उपपधनिया नाम ओष्ठौ, ओ दैतोह कंठोष्ठौ, ए दैतोह कंठ तालु। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका उच्चारण अवयवों के आधार पर गठन किया गया है। अब एक और आता है कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर कैसे हम उच्चारण करेंगे। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर उच्चारण के लिए पहले आप इसको समझ लीजिए कायदे से कि कंठ का उच्चारण अ और अह का होता है, तालु का ई और ई, मूर्धा से री का उच्चारण, ओष्ठ का उ और ऊ से उच्चारण, कंठ का कंठ प्लस ओष्ठ से उच्चारण किसका होता है ओ और औ का, कंठ तालु से ए और ऐ का। ये इतने उच्चारण अवयव हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगली बात करने के क्रम में। तो अगली बात हम करने के लिए आपको बता दें कि हमें अगली क्लास में चलना पड़ेगा क्योंकि समय का निर्धारण है और हम मुख द्वार बनने के आधार पर, मुख द्वार के बनावट के आधार पर अर्थात मुख द्वार के प्रयोग के आधार पर, तो संवृत का अर्थ थोड़ा सा बता दें हम। संवृत का अर्थ बंद होता है, विवृत का अर्थ खुला होता है। मुख जब बंद हो तो संवृत कहलाता है, मुख जब खुला हो तो विवृत कहलाता है, आधा बंद हो तो अर्ध संवृत और आधा बंद हो तो अर्ध विवृत। एक मजे की बात इसमें यह है कि आधा खुला हो या आधा बंद हो बात तो एक ही है, नहीं, आधा खुला हुआ बात अलग है, आधा बंद का बात अलग है। आधे से थोड़ा सा कम बंद हो तो अर्ध संवृत, आधे के पूरा आधा आधा खुला हो तो अर्ध विवृत कहा जाता है। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करते हुए फिर व्यंजन पे हम निर्धारण करके व्यंजन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।